बूढ़े अंकल की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने उनसे कहा, अंकल आप परेशान मत होइए। आम तौर पर मैं विराज जिंदल किसी को भी इतना कैजुअली कोई प्रॉमिस नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैंने आप दोनों से कोई प्रॉमिस किया है तो मैं उस प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। अगर ऐसी बात है तो एडवांस में थैंक यू। विराज की बात सुनकर उन बूढ़े अंकल को विराज पर यकीन हो गया था। अपनी बात विराज के सामने रखते हुए उन बूढ़े अंकल ने रवि को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रवि क्या तुम ऐसे ही होटल में नाचते फुदकते रहोगे? कमरे में नहीं चलना है क्या? इस होटल की खूबसूरती को नजदीक से नहीं देखना है क्या? जैसे ही रवि ने अपने दादाजी के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही मुस्कुराते हुए उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अपने दादाजी को देखकर रवि अपना सर हिलाने लगा था। देखना है भैया, चलो बाद में मिलते हैं। एक्साइटेडली रवि ने विराज से कहा और खुशी से झूमते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा था। एक रिसेप्शनिस्ट उन बूढ़े अंकल और रवि को असिस्ट कर रही थी। उन बूढ़े अंकल को और रवि को इस तरह खुश देखकर विराज भी अंदर से काफी खुश था। विराज अभी रवि को लिफ्ट में जाते हुए देख ही रहा था कि तभी अचानक से नंदिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज सर क्या कुछ अरेंजमेंट्स करवाने हैं? अगर नहीं तो मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। हाँ बिल्कुल करने हैं। कुछ नए कपड़े चाहिए। दादा और पोते की जोड़ी तो तुमने देख ही ली है। उन दोनों के साइज के कुछ नए कपड़े खरीदो। खरीदने के बाद उन्हें ऑफिस में भेज देना। विराज की बात सुनकर तुरंत ही नंदिनी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर, काम हो जाएगा। और इसी के साथ नंदिनी बाकी लोगों के साथ काम पर लग गई थी। अभिमन्यु और डिंपल अभी भी हाथ जोड़कर विराज के सामने खड़े थे। उन दोनों को इस तरह देखकर विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मिस डिंपल आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? रवि ने आपको माफ कर दिया है, आप यहाँ से जा सकती हैं। और जाते जाते अपने डियर हस्बैंड को भी लेकर जाइए। इनका मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ बाहर आएगा। मैं उन लोगों को अपने होटल में नहीं रख सकता जो मेरे पीठ पीछे मेरे होटल के डेवलपमेंट को अपने पिता की जागीर समझें। अभिमन्यु, यू आर फायर्ड। इसी के साथ विराज पीछे मुड़ा और होटल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा था। ये ऑफिस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर था। उस ऑफिस को काफी हाई एंड इक्विपमेंट्स के साथ सजाया हुआ था। दरअसल ये ऑफिस अभिमन्यु के लिए तैयार किया गया था, लेकिन चूंकि अभिमन्यु साहब तो कांड कर चुके थे और अब फायर्ड भी हो गए थे, तो उस ऑफिस को विराज ही इस्तेमाल करने वाला था। एक लंबी सांस लेते हुए विराज ने कहा, ओह गॉड, काफी थकान लग रही है, थोड़ा आराम तो बनता ही है। इसी के साथ विराज लेदर सोफे पर लेट गया था। कल रात को मोनिका वाले कांड की वजह से विराज की नींद पूरी नहीं हुई थी। ऊपर से फिर डिंपल वाला कांड हो गया। ऐसे में विराज को थकान होना तो लाजमी ही था। जल्दी विराज की आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस के दरवाजे पर एक पतली और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो और कोई नहीं बल्कि नंदिनी थी। दादा और पोते के कपड़े खरीदने के बाद, जैसा कि विराज ने उसे कहा था कि उसे कपड़े ऑफिस में रखने हैं, तो उन्हें ही रखने के लिए वो वहां आई थी। लेकिन जब नंदिनी ने देखा कि विराज सो रहा है, तो नंदिनी ने विराज को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा था। जैसे ही नंदिनी ने टेबल पर वो कपड़े रखे और वहां से जाने लगी, तभी उसे एक आवाज आई, डोंट डोंट गो। उस आवाज को सुनकर नंदिनी एकाएक चौंक गई थी। तुरंत ही नंदिनी ने विराज को देखते हुए जल्दी से कहा, विराज सर क्या हो गया? डोंट गो मोनिका, मोनिका मुझे अकेला मत छोड़ो। नंदिनी को एहसास हुआ कि विराज कोई सपना देख रहा है। अब ये मोनिका कौन है? सपने में भी विराज सर उसका नाम ले रहे हैं। लगता है ये मोनिका विराज सर की गर्लफ्रेंड है। विराज की बातें सुनने के बाद नंदिनी भी गहरे ख्यालों में खोती हुई नजर आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे विराज को भी प्यार ने अपनी बेड़ियों में कैद कर रखा था। दरअसल नंदिनी के दिल में भी विराज को लेकर कुछ कुछ होता था।
और आज जब उन बूढ़े अंकल ने गलत फहमी में ही सही नंदिनी को विराज की वाइफ बना दिया, तो नंदिनी अंदर ही अंदर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में एक दिन मैं विराज की गर्लफ्रेंड बनूंगी? जब नंदिनी ये सब सोचते हुए अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तो पता नहीं सपने में विराज ना जाने क्या सोच रहा था और नींद में अचानक से सोफे से नीचे गिर पड़ा था। जैसे ही विराज के सोफे से नीचे गिरने की आवाज आई, वैसे ही नंदिनी के ख्याल भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। विराज सर! ये बोलते हुए नंदिनी तुरंत ही विराज की तरफ बढ़ी। नंदिनी ने विराज को उठाने की कोशिश की, लेकिन एक तो विराज बहुत भारी था और ऊपर से नंदिनी ने स्कर्ट पहनी हुई थी, जिस वजह से उसे नीचे बैठने और उठने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे नंदिनी विराज को उठाने और संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी चक्कर में नंदिनी से कुछ ऐसी कोशिश हुई कि एक्सीडेंटली नंदिनी विराज के ऊपर गिर गई थी। विराज सपने के बीच में था जब मोनिका उसे छोड़कर चली गई। विराज सपने में मोनिका को रोक रहा था, लेकिन जब विराज सोफे से नीचे गिरा तो उसे लगा जैसे वो किसी गड्ढे में गिर गया हो। ये क्या था? मनी मन ये सोचते हुए विराज ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला था। दरअसल वो नंदिनी के बाल थे जो पूरी तरह से विराज के चेहरे पर आ गए थे और इस वजह से विराज को कुछ भी नहीं दिख रहा था। विराज कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसे अपने शरीर पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। विराज अपने शरीर से उस चीज को हटाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं विराज को अभी भी लग रहा था कि जैसे वो अभी भी सपने में है। काफी सॉफ्ट है। विराज को वो चीज काफी मुलायम लगी और विराज को उसे छूने में अच्छा लग रहा था, इसीलिए विराज उसे बार बार छूने लगा था। भाई विराज, वो दादा और पोते की जोड़ी नहाकर बाहर निकल चुकी है और वो पूछ रहे हैं कि तू ऑफिस से बाहर कब निकलेगा। इससे पहले कि जितिन अपनी पूरी बात बोलता, जैसे ही उसने विराज और नंदिनी के इस नजारे को देखा, उसने सबसे पहले धीरे से ऑफिस का दरवाजा बंद किया और उस नजारे से पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखते हुए खड़ा हो गया था। ओ गॉड, ये विराज कितना हरामी है। कल रात को इसने उस लड़की के मजे लिए और आज होटल की सीईओ को नहीं छोड़ा। मनी मन ये सोचते हुए जितिन ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं सही बोलता था, पैसा आ जाने के बाद आदमी आदमी नहीं हैवान हो जाता है। इसी के साथ जितिन को एहसास हुआ कि वो दादा और पोते की जोड़ी ऑफिस के बाहर पहुंच गई थी। क्या विराज साहब अंदर ही हैं? ये बोलते हुए उन बूढ़े अंकल ने दरवाजा खटखटाया। तभी जितिन ने धीरे से आधा दरवाजा खोला और दादा और पोते को शांत रहने का इशारा किया। इतना कुछ होने के बाद भला विराज हरकत कैसे नहीं कर सकता था? जब विराज को महसूस हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है और ये सब हकीकत में हो रहा है, तो विराज नींद से पूरी तरह से बाहर निकल आया था। विराज को पता चला कि जिस चीज को वो हाथ लगाते हुए छू रहा था, वो कोई इंसान था और वो भी एक औरत, जिसका फिगर वाकई में कमाल का था। दरअसल जब विराज ने अपनी आंखें खोली और नंदिनी को छूने लगा, तो नंदिनी को लगा कि विराज अभी भी सपना देख रहा है और सपने में अपनी गर्लफ्रेंड को छू रहा है। नंदिनी विराज को नींद से उठाना नहीं चाहती थी, इसीलिए नंदिनी की तरफ से भी कोई हरकत नहीं हुई थी। नंदिनी को धीरे धीरे विराज को उठाने की ही कोशिश कर रही थी, लेकिन जब विराज का हाथ नंदिनी के शरीर पर दौड़ने लगा, तो नंदिनी के पूरे शरीर में कपकपी होने लगी थी और इसी के साथ नंदिनी एक अलग ही डिलेमा में चली गई थी। यंग मैन, क्या हम चलें? अचानक से उन बूढ़े अंकल की आवाज आई और उन्होंने इस टेंस सिचुएशन को अचानक से तोड़ दिया था। उन बूढ़े अंकल की आवाज सुनकर विराज ने अपने ऊपर से नंदिनी को हटाया और इसी के साथ नंदिनी का चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो गया था, क्योंकि एक तो वो वैसे ही वो बूढ़े अंकल उसे विराज की बीवी समझ रहे थे
और ऊपर से विराज और उसे इस पोजीशन में देखकर तो पता नहीं वो क्या सोचने वाले थे। ये सब ख्याल की वजह से नंदिनी को काफी शर्म आ रही थी और वो अपना चेहरा भी ऊपर नहीं कर पा रही थी। अरे दादाजी, आप लोग इतना जल्दी तैयार भी हो गए? क्या आप लोगों ने कुछ खाया? जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ और विराज को जिस भी पोजीशन में देखा गया, विराज उस सीन से अपने आप को और सभी को बाहर लाना चाहता था। इसीलिए तुरंत ही विराज ने उन बूढ़े अंकल से ये सवाल पूछ डाला था। यंग मैन, जब से मैंने तुम्हारे मुंह से सुना है कि तुम मुझे मेरे बेटे से मिलवाओगे, मेरी भूख पूरी तरह से मर चुकी है। मैं बस मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ। उसे देखे हुए मुझे 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। ये बोलते हुए उन बूढ़े अंकल की आंखों में आंसू आ गए थे। उन बूढ़े अंकल की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और अपना मुंह खोलते हुए कहा, बिल्कुल अंकल, ये कुछ नए कपड़े हैं जो आप दोनों के लिए खरीदे हैं। आप दोनों जाइए, बदल कर आइए, उसके बाद हम निकलते हैं। ठीक है। ये बोलते हुए उन बूढ़े अंकल ने पहले विराज को देखा और उसके बाद नंदनी को देखकर मुस्कुराते हुए विराज से कहा, यंग मैन, तुम्हें इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरा अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। शायद मैं बहुत ज्यादा वॉयलेंट था। खैर, मेरा जमाना तो अब ये सब करने के लिए बचा ही नहीं है। जब तक हम दोनों कपड़े बदल कर आते हैं तब तक थोड़ी देर और तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। अंत में ये बोलने के बाद वो बूढ़े अंकल जोर जोर से हंसने लगे थे। उन बूढ़े अंकल की बात सुनकर विराज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया था। उसने सोचा नहीं था कि वो बूढ़े अंकल उससे ये सब कहेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंकल विराज से कुछ ज्यादा ही खुल गए थे और वो अंकल विराज को उस काम के लिए एनकरेज भी कर रहे थे। जब विराज की तरफ से उन बूढ़े अंकल को कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो बूढ़े अंकल ने अपना हाथ विराज के कंधे पर रखा और थपथपाते हुए वहां से चले गए थे। उन बूढ़े अंकल के जाने के बाद नंदनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज सर, मैंने देखा कि आप सोफे से नीचे गिर गए तो मैं बस आपको उठाने में मदद करना चाहती थी। मेरा इरादा वो सब करने का। नंदनी एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात किस तरह से सामने रखे। नंदनी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। विराज सर, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नंदनी ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जरूर, क्यों नहीं, पूछो। विराज ने मुस्कुराते हुए नंदनी से कहा, ये मोनिका आपकी क्या लगती है? आप सपने में बार बार उसी का नाम ले रहे थे। जैसे ही विराज ने नंदिनी के मुंह से ये सुना वैसे ही विराज स्टन रह गया था। खांसते हुए विराज ने मन ही मन कहा, नो वे, क्या मैं उसका नाम ले रहा था? विराज को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। भले ही वो लगातार अपने आप से ये कहता आया था कि उसके मन में और उसके दिल में अब मोनिका को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो सपने में अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान सपना देखता है तो उसकी वजह उसकी अनकॉन्शियस सिचुएशन होती है और इस वक्त जो फीलिंग्स विराज के अंदर मौजूद थी वो सच थी। ऐसा लगता है कि मुझे समय निकालकर मोनिका की सारी फीलिंग्स को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, विराज ने अपने आप से कहा। क्या नंदिनी के साथ अभी जो कुछ भी हुआ उस वजह से नंदिनी अब विराज के और भी ज्यादा करीब आ जाएगी? क्या विराज के मन में भी नंदिनी को लेकर कोई ख्याल आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर जानवी का क्या होगा? क्या विराज अगले महीने की 16 तारीख को जानवी को नहीं बचाने वाला था? क्या विराज की जिंदगी में जानवी थी भी या बस विराज उसे बचा रहा था? क्या विराज और नंदिनी का चक्कर चलने वाला था या फिर मोनिका फिर से विराज की जिंदगी में लौट कर आने वाली थी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए कैश ऑन माई माइंड ऑन पॉकेट एफएम।